अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर विद डॉक्टर जावेद इकबाल। दोस्तों, सर्दियों के मौसम का आगाज़ हो चुका है और खुश सर्दियां पड़ रही हैं आजकल, जिसकी वजह से गले के अमराज, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसी मुनासबत से मैंने जो है पहले फ्लू के ऊपर वीडियो बनाई, जिससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हुआ होगा। उसके बाद जो है गले की सोजिश पे हमने बातचीत की, उसकी अद्वियात, उसका इलाज, एहतियातें हमने बयान की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉन्सिलाइटिस, यानी कि टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, उसका सूज जाना, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना। दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें बिलखसूस ठंड का लग जाना है, इसी तरह डस्ट वगैरह से मुतासिर हो जाना है, खट्टी चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से गले का ख़राब हो जाना है, ठंडे मशरूबात पी लेने की वजह से गले का ख़राब होना और टॉन्सिलाइटिस हो जाना है। मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ के हमलों की वजह से भी टॉन्सिल सूज जाते हैं, और कुछ वायरसेस हैं जो हमला करते हैं, जिसकी वजह से भी गले की सोजिश या टॉन्सिल्स की सोजिश हो जाती है। और दोस्तों, टॉन्सिल्स जो हैं ये हमारी फ़र्स्ट डिफेंस लाइन है। इसलिए जिस्म पर जब भी कोई बीमारी हमला करती है, ख़ास तौर से कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमला करता है, तो अमूमन गला जो है उसमें ज़्यादा जल्दी मुतासिर होता है, क्योंकि टॉन्सिल्स जो हमारे हैं ये इसको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर हम एलोपैथिक मीडिया में टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिल्स के बढ़ जाने का ट्रीटमेंट देखें तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स का कोर्स कराया जाता है, कुछ एंटी एलर्जी मेडिसिन दे दी जाती हैं, जिससे अमूमन ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वो बाज़ परमानेंटली क्योर नहीं हो पाते। और जब ये मुस्तकिल सोजिश का शिकार हो जाएं तो एलोपैथिक मीडियम में फिर इसको ऑपरेशन के ज़रिए से निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर हम होम्योपैथी की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह 100% टॉन्सिल्स का इलाज मुमकिन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अद्वियात हैं जो कि टॉन्सिल्स के इलाज में मुस्तामिल हैं, और इंशाल्लाह अपना तजर्बा भी इसमें शेयर करूँ। जब भी कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो, बिल्कुल किसी मर्ज़ का आगाज़ हो, तो जो सबसे पहली दवा हमें अमूमी तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए वो एकोनाइट है। 30 ताकत में और 200 ताकत में ज़्यादातर मुस्तामिल है, और इसकी जो अलामात में यह है कि फ़ौरी तौर पे नज़ला ज़ुकाम शुरू हो सकता है, छींकें शुरू हो सकती हैं, गले में हल्का हल्का दर्द शुरू हो, अंदर सुर्खी शुरू हो जाए, बेचैनी, घबराहट साथ हो, तो हमें जो पहली दवा ले लेनी चाहिए वो एकोनाइट निपैलिस है। और इसको 5-7 दफ़ा अगर हम एक दिन में दोहरा लेंगे तो उससे ये होगा कि फ़ौरी तौर पे मर्ज़ का हमला रुक जाएगा और शिद्दत इख्तियार नहीं करेगा। दूसरी दवा जो टॉन्सिल्स के इलाज के लिए बेहद फ़ायदेमंद है वो बेलाडोना है। बेलाडोना की अलामत ये कि गले में वर्मी कैफियत होगी, सुर्ख होगा, ऐसे जैसे खून टपक पड़ेगा, और इसका दर्द जो है कानों की तरफ, ख़ास तौर से दाएं कान की तरफ मूव करेगा। गले में शदीद दुखन होगी, दर्द होगा, और उसकी वजह से निगलना भी दुश्वार हो जाएगा, और उसके साथ बुखार हो जाएगा। और बुखार में इसकी जो अलामत इसके साथ साथ होगी वो ये कि चेहरा सुर्ख होगा, बाकी जिस्म ठंडा होगा, पाँव ठंडे होंगे। ऐसी सूरत में बेलाडोना 30 ताकत के अंदर अगर इसको 4-5 दफ़ा दिन में रिपीट कर लिया जाए तो फ़ौरी तौर पे बुखार को भी कंट्रोल कर लेगी, जिस्मानी दर्दों को भी कंट्रोल करेगी, और गले के भी मर्ज़ को बढ़ने से रोक देगी, और चंद दिनों में इसको ठीक कर देगी। अगली दवा जो है वो सिलीशिया है दोस्तों। जब गले की सोजिश और टॉन्सिल्स की सोजिश जो है और इसकी इन्फ्लेमेशन डेवलप स्टेज में चली जाए और उसमें पस पड़ जाए, और उसमें जो है फोड़े किसी कैफियत पैदा हो जाए, या गले में फोड़ा बन के वो फट जाए और उससे पस का रिसना शुरू हो जाए जो ख़त्म ना हो रही हो, तो सिलीशिया उसमें बेहतरीन नताइज देती है। 6x में, 30 में, 200 में, इनमें से कोई भी पोटेंशिया आपके पास हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 6x में करने से ये होगा कि फ़ौरी तौर पे तेज़ी के साथ जो है पस को निकाल के बाहर कर देगी और ज़ख़म को साफ़ कर देगी, और 30 में भी इसका यही काम होगा, और 200 ताकत में फिर ये हील कर देती है। तो इसलिए तीनों ताकतें अमूमन मुस्तामिल हैं, और इसके अंदर पस की फॉर्मेशन और पस की ऊजिंग, उसका निकलना जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। अगली दवा जो हमारी वो फाइटोलैका है।
फाइटोलैका दोस्तों इसमें भी जो इसकी ख़ास अलामत वो ये कि गले के अंदर चुभन का एहसास होगा और गला बहुत ज़्यादा सुर्ख होगा या नीलाहट माइल होगा और बाज़ औक़ात तो मुकम्मल नीला हो जाता है। इतनी शदीद किस्म की इन्फेक्शन इसमें होती है। और दोनों तरफ के टॉन्सिल्स अमूमन सूजे हुए होते हैं। दाएं तरफ के कान की तरफ इसका दर्द जाता है और गले में ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ चुभ रही है, चुभन का एहसास होता है, बारीक बारीक दाने बन सकते हैं, सुर्खी बहुत ज़्यादा होगी। इसकी जो ख़ास अलामत है वो ये है कि जो ठंडा मशरूब है ना उसको पीने में बहुत तकलीफ़ होगी। ठंडे मायात को हम निगल नहीं सकते हैं, जबकि गर्म मायात को हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो दवा है हमारे दोस्तों वो हैपर सल्फ्यूरिकम। हैपर सल्फ उस वक्त ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है जब गले के अंदर पस पड़ना शुरू हो जाए और शदीद दुखन हो, गले में ऐसे लगे जैसे मछली का कांटा चुभा हुआ या कोई खपचियाँ जैसे लकड़ी की होती हैं वो चुभी हुई हो। तो उस वक्त जो है हैपर सल्फ को याद रखना चाहिए। इसमें शदीद खुश्की पाई जाती है, गला खुश्क होगा और शदीद खांसी सांस शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में हैपर सल्फ ज़बरदस्त काम करती है। अच्छा, इसमें जो है खुश्क मौसम में और खुश्की से इसमें आराम मिलता है। तो ऐसी सूरत के अंदर हैपर सल्फ को जो है ना ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और गले की दुखन के अंदर ये बेहतरीन नताइज देती है। अगली दवा हमारी जो है दोस्तों वो एपिस मेलिफिका है। एपिस मेलिफिका जो है ना ये मक्खी के डंक से बनी है। तो जहन में रखें कि मक्खी के डंक जब यानी मक्खी जब काट लेती है शहद की मक्खी, तो उससे जो अलामात पैदा होते हैं जिस समय वही तकरीबन अलामात जब पैदा हो जाएं तो सबसे बेहतरीन दवा एपिस मेलिफिका होती है। यानी गले के अंदर सोजिश होगी, तपकन होगी, जलन होगी और सोजिश पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होगी। यानी गले का जो कव्वा है वो सूज जाएगा और लटक जाएगा। लटकने की वजह से क्या होगा कि सांस की नाली में रुकावट पैदा होती है और उसमें सांस लेने में शदीद दुश्वारी महसूस होती है, जिसकी वजह से मरीज़ को ऐसे लगता है कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा और मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। अगर ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो एपिस मेलिफिका बेहतरीन नताइज देती है। अगली दवाई हमारी दोस्तों ब्राइटा कार्ब है। ब्राइटा कार्ब मुज़म्मिन टॉन्सिलाइटिस में यानी एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के अंदर ज़बरदस्त नताइज देती है और सबसे बेहतरीन मेडिसिन कहलाती है। इसमें ठंड से बच्चा जो है ना बहुत जल्दी मुतासिर हो जाता है और उसकी वजह से उसके गले में शदीद दुखन, सोजन हो जाएगी, पस पड़ जाएगी और ये कानों की तरफ भी इसका दर्द जाएगा। और अमूमन जो ब्राइटा कार्ब की जो ख़ास अलामात हैं उसमें जहनी पसमानदगी भी साथ होती है। तो अगर ऐसी अलामात पैदा हो जाएं तो ब्राइटा कार्ब को हमेशा जो है याद रखना चाहिए। छोटे बच्चों में इसकी 30 ताकत हर 2 घंटे के बाद दी जाए। जब शदीद किस्म की कंडीशन जब बेहतरी आ जाए तो फिर इसकी रिपीटिशन का टाइम बढ़ा दिया जाए। और ऐसे ही बड़ों में 30 भी बेहतरीन नताइज देती है और 200 में भी इसके नताइज बेहतरीन मिलते हैं। तो दोनों तरह की पोटेंसीज मैं क्लिनिक पर इस्तेमाल करता हूँ। बच्चों में उन 30 ताकत ही इस्तेमाल करता हूँ और बड़ों में 200 पोटेंसी यूज़ करता हूँ। अगली दवाई कैलकेरिया आयोडेटम है। जब ब्राइटा कार्ब नाकाम हो जाए और दूसरी अद्वियात से अच्छा रिजल्ट ना मिल रहा हो तो फिर हम कैलकेरिया आयोडेटम को याद करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों कैलकेरिया आयोडेटम की जो ख़ास अलामत है वो ये है कि इसमें थायराइड ग्लैंड भी मुतासिर होगा, उसकी भी सोजिश होगी। अगर ऐसा है तो सबसे अच्छी दवा जो होगी वो कैलकेरिया आयोडेटम होगी। अमूमी तौर पे जिस वक्त मरीज़ क्लिनिक पर आता है हमारे पास तो उसमें देखा ही जाता है कि उसको गले की ख़राबी भी होगी, टॉन्सिल भी सूजे होंगे, बुखार भी होगा, अमूमन उनको नज़ला ज़ुकाम भी साथ होता है, बहुत से मरीज़ छींके भी मार रहे होते हैं और पानी की तरह फ्लू भी चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो ऐसे में अमूमन जो मैं क्लिनिक पे उनका इलाज करता हूँ तो उसमें सबसे पहले ट्यूबरक्यूलिनम 1 mg की एक खुराक वहीं पे क्लिनिक पर ही खिला देता हूँ, वही खा लो। उस दिन जो है ना कोई और दवाई नहीं देता। उसके बाद उसके अलामात देखता हूँ कि गले के अंदर क्या पस पड़ी हुई है, सिर्फ सोजन है और टॉन्सिल्स नहीं सूजे हुए, या अगर टॉन्सिल्स सूजे हुए हैं तो कितने सूजे हुए हैं, और ज़्यादा सोजन जो है दाएं तरफ है बाएं तरफ है कैसी है,
اگر بخار ہے تو بخار کی کیفیت کیسی ہے، یہ ساری علامات لے کر اس کے مطابق ادویات کو چن لیا جاتا ہے کہ بھئی اس کی فائٹولیکا بنے گی، ہیپرسلف بنے گی، ایپس بنے گی، بیلاڈونا بنے گی، سلیشیا بنے گی، برائٹکار بنے گی، کون سی دوا بنتی ہے، لائکوپوڈیم بھی اس میں مستعمل ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری ادویات ہیں جو اکارڈنگ ٹو سمٹم دی جاتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو دوائیاں ہیں وہ تقریباً یہی استعمال میں ہوتی ہیں، اور انہی سے اللہ کے فضل سے ٹونسلائٹس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض ایک کمپاؤنڈ قسم کی سمٹم لے کر آیا اور اس میں لمبی چوڑی دوا بھی نہیں لینا چاہتا مریض، اور کہتا ہے جی بس مجھے ایک آدھ جو ہے نا ڈبی بنا دیں جس کے اندر آپ ایک کمبینیشن کو ڈال دیں۔ پھر اس کے لیے جو کلینک میں میرا مستعمل کمبینیشن ہے جس کو میں نے بنا کر بھی رکھا ہوا کلینک میں، اور الحمدللہ اس کے شاندار نتائج بھی مجھے ملتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہیں کہ اپنے گھر پہ بنا کے رکھ لیں تو 6 دوائیوں کا کمبینیشن ہے جو میں آپ کو ابھی آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور اگر آپ اس کو بنا کر گھر میں رکھ لیتے ہیں، 30 طاقت میں بنا لیں اس کو، تو بچوں بڑوں سب کے لیے بہترین ہے۔ تو 6 دوائیوں کا کمبینیشن ہے دوستو، اس میں برائٹا کارب ہے، ایپس ہے، بیلاڈونا ہے، ہیپرسلف ہے، فائٹولیک اور مرکسول ہے۔ تو ان 6 ادویات کو میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں: برائٹا کارب، ایپس، بیلاڈونا، ہیپرسلف، فائٹولیکا اور مرکسول۔ ان ادویات کو 30 طاقت کے اندر آپ لے لیں اور اس کو ملا کر گھر میں رکھ لیں، اور کسی کو بھی اگر ٹونسلائٹس کا مسئلہ ہو، سور تھراٹ کا مسئلہ ہو، اس کے ساتھ کھانسی ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، تو ایسے میں اس کو یہ کمبینیشن 3 قطروں کے حساب سے صبح دوپہر شام رات 4 مرتبہ 30 طاقت میں دے دیں، تو 1 سے 2 دنوں کے اندر اس کی شدت ختم ہو جائے گی، اور اگلے 5 سے 7 دنوں میں انشاءاللہ یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ احتیاطیں بھی یہ کرنی ہیں دوستوں کہ رات کو سونے سے پہلے لازمی برش کر کے سوئیں، نیم گرم پانی سے غرارے کریں، نمک ڈال کر غرارے نہیں کرنے ہوتے کیونکہ نمک مزید زخمی کرتا ہے گلے کو۔ تو ایسی صورتحال میں صرف نیم گرم پانی کے غرارے کیے جائیں، اچھی طرح برش وغیرہ کر کے سویا جائے، اور رات کو کھانا کھانے کے بعد دانتوں کی صفائی کو اپنا معمول ضرور بنائیں، اس سے انشاءاللہ آپ اکثر گلے کے امراض سے بچے رہیں گے۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے کافی فائدہ مند ہوگی، اور جو میں نے اپنا تجربہ شیئر کیا، کمبینیشن جو آپ کے سامنے رکھا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو ضرور تیار کریں گے، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے تجربات کے ساتھ، نئے امراض اور ان کے حل کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔